प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे। आज हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा जानते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हिंदी में समझते हैं। शब्दों का समूह जो सार्थक और स्पष्ट अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा कोई सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है राम इज गोइंग। इसका हिंदी अर्थ होगा राम जा रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, इसको पढ़ने से पता चलता है कि राम जा रहा है। स्पष्ट है कि राम कोई व्यक्ति है, वह कहीं पर जा रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें जाने का कार्य किया जा रहा है। आपके सामने एक दूसरा सेंटेंस है। अमित वाज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अमित क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसका क्या अर्थ निकलेगा? अमित क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ध्यान कीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि अमित कोई लड़का है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इस सेंटेंस में कुल 6 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 6 वर्ड। हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्दों का एक समूह है जो एक वाक्य बना रहा है। और इस वाक्य का सार्थक अर्थ है कि अमित क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इस वाक्य से अर्थ निकलता है कि अमित एक लड़का है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो शब्दों का सार्थक समूह अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट, एक पूरा अर्थ देता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में अनेक शब्द होते हैं जो आपस में मिलकर एक सार्थक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सेंटेंस शब्दों का सार्थक समूह है। आइए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि यह सेंटेंस, यह वाक्य कितने प्रकार का होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि वाक्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिसमें हम लोग पता करते हैं या हम लोग जान पाते हैं कि कोई कार्य होता है या कोई कार्य नहीं होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के वाक्य होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन में। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी नाम है प्रश्नात्मक वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्नात्मक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। तो तीसरा सेंटेंस आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में या तो आदेश दिया गया होता है, या तो निवेदन किया गया होता है, या तो कोई सुझाव दिया गया रहता है। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में
हम अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं या ईश्वर से कोई मनोकामना करते हैं। लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य होता है जिसमें हमें किसी घटना के अचानक होने की जानकारी होती है या कोई ऐसा कार्य होता है जिस पर हमें विश्वास नहीं होता है और यह विस्मय बोधक वाक्य होता है। विस्मय बोधक वाक्य के बाद एक और सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कंपल्सिव सेंटेंस। और कंपल्सिव सेंटेंस की व्याख्या हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। कंपल्सिव सेंटेंस में क्या होता है, कैसे होता है, उसको लास्ट में पढ़ लेंगे। अब हम जानेंगे साधारण वाक्य क्या होता है, इसकी परिभाषा जानना आवश्यक है। तो साधारण वाक्य किसी घटना, तथ्य या दशा को प्रदर्शित करता है। साधारण वाक्य किसी घटना को, किसी तथ्य को या किसी दशा को, परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। साधारण वाक्य भी दो प्रकार का होता है। साधारण वाक्य जो है दो प्रकार का होता है। अब हम जाने कि कौन कौन सा साधारण वाक्य होता है। तो जानिए कि साधारण वाक्यों में पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो विद्यार्थियों आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। परिभाषा इसकी जानिए। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध मीन्स जानकारी होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है उस वाक्य को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस या हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण का सहारा लेना पड़ेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक वाक्य किस प्रकार के होते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है, मोहन इज ए स्टूडेंट। इसका हिंदी अर्थ होगा मोहन एक विद्यार्थी है। क्या लिखा है? मोहन एक विद्यार्थी है। यह सेंटेंस हमें बताता है कि मोहन एक लड़का है जो विद्यार्थी है, अर्थात मोहन के बारे में हमें एक जानकारी दे रहा है। जानकारी दे रहा है कि मोहन एक विद्यार्थी है। यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक सेंटेंस होगा। यह हमें सकारात्मक जानकारी दे रहा है, अर्थात मोहन के विद्यार्थी होने की जानकारी दे रहा है। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक अगले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा अगला उदाहरण है, रोशनी इज ए प्लेयर। अब इसका अर्थ हमें क्या मिलेगा हिंदी में? देखिए, रोशनी एक प्लेयर मीन्स क्या होता है? खिलाड़ी। रोशनी एक खिलाड़ी है। यह सेंटेंस हमें बताता है कि रोशनी एक लड़की है जो एक खिलाड़ी है, अर्थात रोशनी के खिलाड़ी होने की जानकारी हमें यह सेंटेंस दे रहा है। इसलिए यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है।
इसी तरह से अमित वाज ए ब्राइट स्टूडेंट, इसका हिंदी अर्थ देखिए समझने के लिए। अमित एक तेज विद्यार्थी, अमित एक तेज विद्यार्थी था। यह सेंटेंस हमें जानकारी दे रहा है कि अमित एक लड़का था जो एक तेज विद्यार्थी था। कैसा विद्यार्थी था अमित? अमित एक तेज विद्यार्थी था। अर्थात सेंटेंस हमें अमित के तेज विद्यार्थी होने की जानकारी दे रहा है। जिस सेंटेंस से हमें कोई सकारात्मक जानकारी मिलती है वह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अर्थात हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्यों को समझने के बाद आइए अब हम लोग समझते हैं नकारात्मक वाक्यों को, अर्थात निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से हमें किसी कार्य के या किसी घटना के न होने की जानकारी प्राप्त होती है। कैसी जानकारी प्राप्त होती है? न होने की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य के द्वारा हमें किसी घटना के न होने की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात पता चलता है कि यह घटना नहीं हुई है या यह व्यक्ति यह पद पर नहीं था। अर्थात घटना के घटित न होने की जानकारी हमें निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से प्राप्त होती है। निगेटिव सेंटेंस को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण को देखें। निगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण है रागिनी डज नॉट गो टू मार्केट। ये सेंटेंस लिखा है रागिनी डज नॉट गो टू मार्केट। इसका अर्थ होता है रागिनी मार्केट मीन्स बाजार नहीं जाती है। क्या हिंदी इसका बन जाएगा? रागिनी बाजार नहीं जाती है। रागिनी बाजार नहीं जाती है। इस सेंटेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि रागिनी कोई लड़की है जो बाजार नहीं जाती है। अर्थात रागिनी के बाजार न जाने की जानकारी हमें इस सेंटेंस के माध्यम से मिल रही है। यह सेंटेंस हमें बता रहा है कि रागिनी बाजार नहीं जाती है। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से फिर निगेटिव को समझते हैं। आपके सामने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है सुमन वाज नॉट हैप्पी। इसका मीन्स हो गया कि सुमन खुश नहीं थी। क्या हमें जानकारी मिल रहा है कि सुमन खुश नहीं थी। सुमन कोई लड़की है जो खुश नहीं थी। अर्थात पता चल रहा है कि सुमन खुश नहीं थी। सुमन की खुशी के बारे में जानकारी का पता चल रहा है। ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि सुमन खुश नहीं थी। अर्थात उसे कोई नाराजगी रही होगी, कोई उदासी रही होगी। सब मिलाकर के ये है कि सुमन खुश नहीं थी। उसके खुशी के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके न खुश होने के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि वह खुश नहीं थी। तो जब किसी घटना के न होने की जानकारी प्राप्त होती है तभी तो वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है। तो यह सेंटेंस हमें बता रहा है कि वो खुश नहीं थी, उसके खुश न होने की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। अर्थात यह वाक्य एक निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यह एक नकारात्मक वाक्य है। तो सुमन
खुश नहीं थी। सुमन खुश नहीं थी। इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस को तो देख लिए। अब निगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग अगले सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के अध्ययन के बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नात्मक वाक्य। जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में हम कोई न कोई प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछने का दो तरीका है, या तो हम क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, कहां, किसने, क्यों इसका प्रयोग करें, या तो हम लोग शुरू में ही कर दें कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दें, काम को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दें। जैसे कह दे हिंदी में कि वह कहां जाता है, या ऐसे लिख दें क्या वह बाजार जाता है। अगर लिख दिया जाएगा क्या वह बाजार जाता है, तो इस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिख करके उसके बाद उसका उदाहरण समझते हैं। देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से दो प्रकार से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके उदाहरण के माध्यम से उसको समझेंगे। इंट्रोगेटिव को सबसे पहले आइए समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य होता है। लिखा है इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के लिए या तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और या तो हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया जाता है, तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछने की दो विधियां हैं। पहली विधि में हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, और दूसरी विधि में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होते हैं, किन किन वर्ड के द्वारा हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें क्वेश्चन वर्ड को जानना चाहिए। और आइए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम लोग कैसे प्रश्न पूछते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इसको समझने के लिए हम आपके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्नात्मक वाक्य का पहला उदाहरण है, वह क्या कर रहा है। इस वाक्य में पूछा गया है कि वह क्या कर रहा है, अर्थात कौन सा कार्य कर रहा है। इस वाक्य में हम लोग प्रश्नात्मक शब्द क्या का प्रयोग किए हैं। क्या का प्रयोग करके हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इंग्लिश में इस क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। तो क्वेश्चन वर्ड हमने उपयोग में लाया व्हाट। व्हाट क्या है? एक प्रश्न सूचक शब्द है। तो व्हाट के प्रयोग से हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहा है। व्हाट इज ही डूइंग, अर्थात
वह क्या कर रहा है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहा है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमको पूछना है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो लिख देंगे तुम्हारा क्या नाम है। इस सेंटेंस में पूछा गया है कि तुम्हारा क्या नाम है, अर्थात किसी से उसका नाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नाम। लेकिन पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या, किस वर्ड का प्रयोग किया गया है? क्या का। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? व्हाट इज योर नेम। यहां पूछा गया है व्हाट इज योर नेम, अर्थात तुम्हारा क्या नाम है। और प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नात्मक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग किया गया है। व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, यही बताता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम लोग प्रश्न पूछते हैं। अगला क्या हो सकता है? जैसे हम पूछ लें वह कहां रहता है। क्या पूछ लें? वह कहां रहता है। प्रश्न बन गया कि वह कहां रहता है। अब की बार क्या नहीं लिखा है, अब की बार लिखा है कहां रहता है। तो कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। क्या होती है? वेयर। तो अब की बार इसका हम उपयोग करेंगे वेयर डज ही लिव। हो जाएगा वेयर डज ही लिव। वेयर डज ही लिव। रहता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसलिए हम लोग डज सहायक क्रिया लगाएंगे। बहुवचन होता तो डू सहायक क्रिया लगाते। एक वचन है वह, इसलिए डज लगाएंगे। कहां की अंग्रेजी वेयर होती है, प्रश्न पूछना है, इसलिए कहां की अंग्रेजी पहले लिख देंगे। तो लिखेंगे वेयर डज ही लिव। वह कहां, डज लिव माने होता है रहता है। वह कहां रहता है, अर्थात वेयर डज ही लिव। तो यहां कहां प्रश्नात्मक शब्द है और प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी हो गई वेयर, अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम लोग इसी तरह से प्रश्न बनाते हैं। ये तीनों उदाहरण इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन तीनों सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है, अर्थात स्पष्ट हो गया कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले शब्द या बनने वाले सेंटेंस में, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अगर ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं होगा, अर्थात ये गलत हो जाएगा। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में या वाक्य के अंत में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सहायक क्रिया का प्रयोग करके, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम प्रश्नात्मक वाक्य को बनाते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग करके प्रश्नात्मक वाक्य बनाना। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सहायक क्रिया का प्रयोग करके प्रश्नात्मक वाक्य बनाया जाता है। डज ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है।
यहां क्या शब्द प्रश्न बना दिया, क्वेश्चन मार्क लग गया। स्पष्ट हो गया कि यह जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है और वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा है। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है। और अगर क्या शब्द या क्यों शब्द, कैसे शब्द अर्थात प्रश्न सूचक शब्द हिंदी में पहले ही लग जाते हैं तो इनका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय सहायक क्रिया से शुरुआत होती है। जैसे क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो, क्या वह जाता है टू मार्केट, बाजार, क्या वह बाजार जाता है तो हो गया डज ही गो टू मार्केट। और यहां पर सहायक क्रिया हो गई डज, तो डज का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य बना लिए। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, लिखा है आर यू लर्निंग पोयम, आर यू लर्निंग, क्या तुम याद कर रहे हो, पोयम, कविता, क्या तुम कविता याद कर रहे हो। अर्थात इस सेंटेंस में पूछा गया है किसी से कि क्या तुम कविता याद कर रहे हो, तो क्या शब्द प्रश्न बना रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है और ऐसे में सहायक क्रिया आर का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य बना सकते हैं। और अगला इसी तरह से हम देख ले रहे हैं, कहीं लिखा हो हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। यहां हैव सहायक क्रिया है, हैव के साथ, हैज के साथ और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो हैव के साथ लग गया कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड, क्या तुम पूरा कर चुके हो, क्या भाई, योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो। यहां भी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात यह एक प्रश्नात्मक वाक्य है जिसको हम लोग सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करके बना रहे हैं। अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले कर देने से वाक्य प्रश्नात्मक सेंटेंस का वाक्य बन जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है। इस प्रकार से प्रश्नात्मक सेंटेंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगला सेंटेंस। अब आपके सामने तीसरा सेंटेंस है, तीसरे टाइप का सेंटेंस है, वह सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में या तो सेंटेंस के माध्यम से कोई आज्ञा दी जाती है या सेंटेंस के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, निवेदन किया जाता है, या तो कोई परामर्श दिया जाता है, कोई सलाह दी जाती है। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। वाक्य में, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, अर्थात जिससे हम कहते हैं वह सुनने वाला व्यक्ति रहता तो है लेकिन हम तुम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या तुम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है या ऑलवेज, नेवर, प्लीज या डू नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर प्रारंभ होता है। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है या तो ऑलवेज के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा
या तो प्लीज के बाद एम बी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या तो डू नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, और यहीं से वाक्य प्रारंभ होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं जिससे इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा भी दी जाती है, निवेदन भी किया जाता है और सलाह भी दिया जाता है। आइए इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए। ये वाक्य कह रहा है कि हमेशा सत्य बोलिए, ये कोई आदेश नहीं है, ये क्या है, सलाह है। ये क्या है, सलाह है। ये ऐसा शब्द है जिसमें परामर्श दिया गया है। इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, सलाह दिया गया है, अर्थात ये परामर्श दाता शब्द है। इसमें लिखा है प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। अगर ये प्लीज शब्द न होता तो ये आदेशात्मक हो जाता, आदेश हो जाता कि वहां जाइए, लेकिन प्लीज लगा देने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि कहीं पर भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कृपया वहां जाइए, अर्थात जाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। तो ये वाक्य जो हो जाएगा निवेदनात्मक। कैसा वाक्य हो जाएगा, निवेदनात्मक वाक्य, अर्थात इसमें प्रार्थना की गई है। अगला सेंटेंस है, डू नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर मत दौड़ो। सड़क पर मत दौड़ो, क्या ये कोई आदेश है, नहीं। सड़क पर न दौड़ो ऐसा कहना उस व्यक्ति की भलाई के बारे में बताना है। ये बताया जा रहा है कि सड़क पर मत दौड़ो, अन्यथा कोई घटना घट सकती है। अगर आपकी भलाई के लिए कोई कार्य कहा जा रहा है तो उसमें आदेश नहीं होता है, बल्कि उसमें सलाह होता है, परामर्श होता है। तो इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, परामर्श दिया गया है, अर्थात यह सेंटेंस परामर्श देने वाला है। नेवर अब्यूज एनीवन, किसी को गालियां मत दो। नेवर अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, ये भी परामर्श है, सलाह है कि गाली नहीं देना चाहिए। इसलिए कहा गया नेवर अब्यूज एनीबॉडी, किसी आदमी को गाली मत दो, कभी मत दो, ये सलाह है। फिर इसमें है नेवर लाफ एट द पुअर। एट द पुअर मीन्स होता है गरीब के ऊपर, अर्थात गरीब पर। नेवर माने कभी नहीं, लाफ मीन्स हंसना। कहा गया है कि गरीब के ऊपर कभी मत हंसो, अर्थात गरीब की हंसी मत उड़ाओ। ये क्या है, सलाह है। क्या है, सलाह है। और सलाह को हम लोग लिखते हैं परामर्श। तो गरीब की हंसी मत उड़ाओ, यह सलाह है। इसमें क्या लिखा है, लर्न योर लेसन टू गेट गुड मार्क्स। क्या हो गया, टू गेट गुड मार्क्स मीन्स अच्छे अंक पाने के लिए। लर्न, याद करो, योर लेसन, अपना पाठ, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपना पाठ याद करो। आप बता सकते हैं कौन सा सेंटेंस है? हमें तो ये परामर्श लगता है कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आपको अपना लेसन याद करना चाहिए, अर्थात इस सेंटेंस में भी परामर्श दिया गया है। इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, परामर्श। ठीक, ऑर्डर का तो कहीं नहीं दिखा। चलिए एक सेंटेंस हम लोग ऑर्डर का भी लिख लेते हैं। जैसे कहीं लिख दिया जाएगा,
डू नॉट ओपन द गेट मीन्स हो गया, डू नॉट ओपन द गेट मीन्स हो गया कि गेट मत खोलना। क्या हो गया भाई? गेट मत खोलना, इसका मीन्स हो गया, यह आदेश हो गया। कोई अधिकारी है जो कह रहा है कि गेट मत खोलना, तो डू नॉट ओपन द गेट, इसका अर्थ हो गया कि गेट मत खोलना। यहां पर कैसा सेंटेंस हो गया? आदेश। इसको कहा जाएगा आदेशात्मक वाक्य। ये कैसा वाक्य है? आदेशात्मक वाक्य है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे सामने आदेशात्मक वाक्य, परामर्श देने वाले वाक्य, निवेदन करने वाले वाक्य अर्थात रिक्वेस्टिंग सेंटेंस। इसमें हम निवेदन भी करते हैं, सलाह भी देते हैं और आदेश भी देते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह से 3 तरह के वाक्य बनते हैं। आइए अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है विस्मय बोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद हमको विस्मय हो जाता है, अर्थात विश्वास नहीं होता है। जैसे अप्रत्याशित जीत हासिल करना, असहनीय दुख हो जाना, किसी के मरने का, प्रिय वस्तु को गायब होने का शोक हो जाना। इन सब भावनाओं को, हृदय की इन भावनाओं को जो शब्द, जो वाक्य व्यक्त करते हैं, उन वाक्यों को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय बोधक वाक्य के अंत में, विस्मय बोधक वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। यह विस्मय बोधक का निशान है। वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। अब दुख को व्यक्त करने के लिए एलास, हर्ष को व्यक्त करने के लिए हुर्रा, शोक को व्यक्त करने के लिए आह या एलास लगाते हैं। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी का निशान लगा होता है। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 उदाहरण को देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है हुर्रा, आई हैव वॉन। इसका मतलब हो गया कि जीतने की आशा नहीं थी, फिर भी हमने जीत लिया। ऐसी स्थिति में बड़ा आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य से कह रहा है हुर्रा, आई हैव वॉन, मैंने जीत लिया। यह अविश्वसनीय है, अर्थात जीतने की आशा नहीं रही होगी, फिर भी मैंने जीत लिया। यह अविश्वसनीय हो रहा है, विस्मय हो रहा है, अर्थात उसको अपनी जीत पर विश्वास नहीं हो रहा है। जहां पर विश्वास न हो और वैसा काम हो जाए, वही तो विस्मय बोधक है। यहां देखिए लिखा है एलास शी हैज गॉन। ये एलास का अर्थ होता है, इससे अर्थ निकलता है दुख का, तो होता है एलास मीन्स बहुत बड़ा कष्ट है। शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, अर्थात वह चली गई है। मीन्स क्या हो गया? वह चली गई है, इससे अपार दुख का अनुभव हो रहा है। और दुख क्या है? हृदय की भावना है। अर्थात क्या हुआ? हृदय में दुख की भावना उठ रही है। क्यों? उसके चले जाने के कारण। मीन्स हो गया कि वह चली गई है, इसका हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसी बात का तो दुख है कि वह चली गई है, अर्थात उसके चले जाने से हमें
अपार दुख का अनुभव हो रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर मीन्स हो गया कितना सुंदर फूल है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, अर्थात फूल इतना सुंदर है कि हमें इसकी सुंदरता पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मीन्स हो गया आवश्यकता से अधिक सुंदर फूल देखकर हमारे मन में विस्मय उत्पन्न हो रहा है। इस सेंटेंस से अर्थ निकल रहा है वाह कितना सुंदर फूल है, अर्थात यह फूल तो बड़ा सुंदर है। तो जहां हृदय की भावना व्यक्त हो, जहां पर आवश्यकता से अधिक सुंदरता, आवश्यकता से अधिक दर्द, आवश्यकता से अधिक विश्वास से अधिक खुशी प्राप्त होती है, वहीं पर विस्मय होता है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का निशान लगा होता है। जैसे हुर्रा, तुरंत यहां एक्सक्लेमेटरी लग गई, एलास एक्सक्लेमेटरी लग गई। ये विस्मय बोधक शब्द व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा मन में भावना उत्पन्न होती है और ऐसे जगह पर भी विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर होता है। जब आप लोग मन से ध्यान लगाकर इसको समझेंगे तभी ये क्लियर होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस पर, और वह सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का क्या नाम है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कामना करना, कोई दुआ मांगना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कि हम किसी की भलाई के लिए, किसी के लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ऐसा ही सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, भावना, भगवान से प्रार्थना के रूप में कामना की जाती है। अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में भगवान से कोई प्रार्थना की जाती है, कोई कामना की जाती है। तो चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। अब हमारे सामने है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मीन्स इच्छा सूचक या कामना बोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं या भगवान से कोई कामना करते हैं। इस प्रकार के वाक्य में या तो इच्छा प्रकट की जाती है या तो भगवान से कोई कामना की जाती है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, देखा जाए। लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, मीन्स हो गया बहुत दिनों तक जियो, अर्थात तुम्हारी उम्र लंबी हो। मीन्स क्या हो गया? दीर्घजीवी होने की कामना की गई है, जीवन के लंबे होने की कामना की गई है, अर्थात लंबी उम्र की इसमें कामना है। कैसी कामना है? लंबी उम्र की। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं मे यू स्टैंड फर्स्ट, तुम प्रथम आ जाओ। मीन्स हो गया मेरी कामना है, मेरी मनोकामना है कि तुम प्रथम आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ। मतलब यहां फर्स्ट आने की कामना की गई है। तो तीसरा वाक्य क्या है? गॉड सेव माई फैमिली। क्या लिखा है? गॉड सेव माई फैमिली, मतलब भगवान मेरे परिवार को बचाए। अर्थात भगवान से एक कामना की जा रही है, एक इच्छा व्यक्त की जा रही है कि हे भगवान आप मेरे परिवार को बचाएं। अर्थात परिवार को बचाने की कामना भगवान से की गई है। ऐसा वाक्य जिसमें कोई कामना की जाती है, कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक
या कामना बोधक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई मनोकामना व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। इसके बाद एक हम विशेष सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। वह विशेष सेंटेंस है जिस सेंटेंस में हम लोग यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें विवश होकर कार्य को करना ही पड़ता है, अर्थात कार्य करने की जहां पर विवशता होती है उस वाक्य को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जिस वाक्य में कार्य को करने की विवशता होती है उस वाक्य को कहते हैं मजबूरी अर्थात विवशता दर्शाने वाले वाक्य। और विवशता दर्शाने वाले वाक्य को कहते हैं कंपल्सिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस कहते हैं? कंपल्सिव सेंटेंस। तो अगला लास्ट सेंटेंस है कंपल्सिव सेंटेंस। अब आपके सामने एक अंतिम टाइप का सेंटेंस है, वह सेंटेंस है कंपल्सिव सेंटेंस अर्थात विवशता दर्शाने वाले सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से यह पता चलता हो कि हमें यह कार्य हर हाल में मजबूरन विवश होकर करना ही पड़ता है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रायः पढ़ता है या पढ़ता था शब्द आता है। मेन पहचान है कि इस वाक्य में पढ़ता शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? पढ़ता। जैसे कि एक उदाहरण है, उसे प्रतिदिन कपड़े धोना पड़ता है। उसे प्रतिदिन कपड़े धोना पड़ता है। ये पड़ता है शब्द बता रहा है कि कपड़ा धोना उसकी विवशता है, अर्थात रोज कपड़े धोना उसकी विवशता है। अगर विवशता न होती तो वह रोज कपड़े नहीं धोता। इस सेंटेंस के माध्यम से क्लियर होता है कि प्रतिदिन कपड़े धोने की विवशता है। पड़ता है शब्द बता रहा है कि प्रतिदिन कपड़े धोना उसके लिए विवशता का कार्य है। यदि वह कपड़े प्रतिदिन नहीं धोएगा तो उसका कार्य नहीं चलने वाला है, अर्थात पड़ता शब्द विवशता को प्रदर्शित करता है। और ऐसे शब्द का ट्रांसलेशन करने के लिए अगर पड़ता है लिखा है तो एक वचन के सब्जेक्ट के साथ हैज टू और बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगाकर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। जैसे लिखा है ही हैज टू वॉश, उसे धोने पड़ता है या उसे धोना पड़ता है। क्या धोना पड़ता है? क्लॉथ्स, कपड़े, एवरीडे प्रतिदिन। मीन्स हो गया ही हैज टू वॉश क्लॉथ्स एवरीडे, प्रतिदिन उसे कपड़े धोना पड़ता है। हैज टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोना पड़ता है। He has to wash clothes every day, उसे प्रतिदिन कपड़े धोना पड़ता है। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग एक वचनकर्ता के साथ हैज टू और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, मोहन को प्रत्येक माह दिल्ली जाना पड़ता है। मोहन को दिल्ली जाना पड़ता है। पड़ता है, पड़ता शब्द आते ही विवशता दिखाई दे जा रही है। अगर पड़ता शब्द नहीं होता तो यहां पर कोई विवशता नहीं होती। मोहन को प्रत्येक माह दिल्ली जाना पड़ता है। जाना पड़ता है यही तो बता रहा है कि यहां पर मोहन की विवशता है। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? देखिए, मोहन हैज टू गो
हैज टू गो मीन्स जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? दिल्ली। मोहन हैज टू गो दिल्ली, DELHI, दिल्ली। कब? प्रत्येक माह, एवरी मंथ। मोहन हैज टू गो दिल्ली एवरी मंथ। मोहन हैज टू गो दिल्ली, यहां मोहन एक वचन, हैज टू गो, हैज टू लगा करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और जहां जाते हैं वह प्लेस लिख देते हैं। एवरी मंथ माने प्रत्येक महीने। मोहन हैज टू गो दिल्ली एवरी मंथ, मोहन को प्रत्येक महीने या प्रत्येक माह दिल्ली जाना पड़ता है। पड़ता है शब्द व्यवस्था को दर्शाता है और इसी के लिए हम लोग हैज टू का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। चलिए अगला उदाहरण क्या है देखा जाए। हमारे सामने एक अगला उदाहरण है। हमें प्रतिवर्ष किताबें खरीदनी पड़ती हैं। पड़ती शब्द आते ही व्यवस्था दिखाई दे रही है। किताब खरीदने की हमारी व्यवस्था है। यह वाक्य हमें बता रहा है कि हमें प्रतिवर्ष किताबें खरीदनी पड़ती है, अर्थात किताब खरीदने की हमारी व्यवस्था है। हमें बहुवचन है, इसलिए वी के साथ हम लोग अब की बार हैज टू ने लगा करके हैव टू का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता होने पर हैज टू लगाया गया और बहुवचन का कर्ता होने पर हैव टू का प्रयोग होगा। तो वी हैव टू बाई, हमें खरीदनी पड़ती है। क्या खरीदनी पड़ती है? किताबें। वी हैव टू बाई द बुक्स। वी हैव टू बाई द बुक्स, हमें किताबें खरीदनी पड़ती हैं। कब? प्रतिवर्ष। आगे लिख देंगे एवरी ईयर या ईच ईयर। एवरी ईयर, YEAR। वी हैव टू बाई द बुक्स एवरी ईयर, हमें प्रतिवर्ष किताबें खरीदनी पड़ती हैं। यहां पड़ती शब्द किताब खरीदने की व्यवस्था को दर्शा रहा है। इस तरह से कंपल्सिव सेंटेंस में व्यवस्था वाले शब्द या व्यवस्था दर्शाने वाले भाव दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि ग्रामर का ठीक से अध्ययन नहीं किया जाएगा तो अंग्रेजी का नॉलेज नहीं होगा। किसी भी भाषा का ठीक से अध्ययन करने के लिए उस भाषा के व्याकरण को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हमें अक्षर की पहचान नहीं होगी, शब्द की पहचान नहीं होगी, हम यह नहीं जान पाएंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है, वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है या भविष्य काल का है, अर्थात प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सेंटेंस सकारात्मक है कि नकारात्मक है, प्रश्नात्मक है कि व्यवस्था दर्शाने वाला है, तो हम लोग इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अर्थात सही तरीके से ग्रामर का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या पहचान है, किस शब्द से शुरू होते हैं, उनके अंत में क्या लगा होता है, कौन सी पहचान होती है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक से अध्ययन करने के लिए अच्छी तरह से ध्यान लगा करके जब पढ़ा जाएगा तभी जा करके यह टॉपिक समझ में आएगा। और जब तक सेंटेंस को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे के ग्रामर को पढ़ना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आगे तो हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, अनेक तरह की चेंजिंग पढ़ने हैं। तो मेरी कामना है कि आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।